जितेंद्र और पारुल की शादी लव मैरिज हुई थी। पारुल एक गरीब परिवार से थी, वहीं जितेंद्र का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। एक शादी की पार्टी में जितेंद्र और पारुल की मुलाकात हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब जितेंद्र की शादी की बात चलने लगी तो उसने अपनी माँ निर्मला जी से कहा कि वो पारुल से शादी करना चाहता है। पारुल देखने में खूबसूरत थी और उसका व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन उसका गरीब होना निर्मला जी को बहुत खटक रहा था। फिर भी बेटे की खुशी के खातिर वो मान गईं। शादी के बाद वो पारुल के व्यवहार को देखकर खुश थीं। पारुल घर की बाई, दूध वाले, प्रेस वाले और अखबार वाले से बहुत ही नम्रता से बात करती थी और कभी भी उनकी छोटी मोटी मदद करने से भी पीछे नहीं हटती थी। घर की बहू जब इन लोगों से इतना घुल मिलकर बात करती थी तो निर्मला जी को बहुत ही बुरा लगता था। उन्होंने 2-3 बार पारुल से कहा भी कि बहू, तुम इन लोगों से इतना घुल मिलकर बात करती हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जरा अपने स्टेटस के हिसाब से ढंग के लोगों से बातचीत किया करो। कोई तुम्हें इन लोगों के साथ हंसते बोलते देखेगा तो क्या सोचेगा कि हमारे खानदान की बहू इतने छोटे लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही है। ये सुनकर पारुल सोच में पड़ गई कि इसमें छोटा बड़ा होने की क्या बात है। ये लोग भी आखिर इंसान ही हैं और ये लोग हमारे कितने काम आते हैं। भले ही ये हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत का काम करने वाले लोगों से बात करने में कैसी शर्मिंदगी। खैर, वो सासू माँ की सोच को एक दिन में तो बदल नहीं सकती थी, इसीलिए अब वो निर्मला जी के सामने अपनी बाई से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करने लगी थी। लेकिन जब निर्मला जी घर पर नहीं होती थीं तब वो बाई के साथ बैठकर चाय भी पीती थी और उसके घर का हालचाल भी लेती रहती थी। कुछ दिनों से निर्मला जी गौर कर रही थी कि उनकी बहू हर रोज़ 2-3 घंटे के लिए घर से गायब रहती है। एक दिन उन्होंने बहू से पूछ ही लिया कि बहू, तुम रोज़ रोज़ दोपहर में कहाँ चली जाती हो? तो पारुल ने कहा, कहीं नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही घर में बोर हो जाती हूँ तो ज़रा सा बाज़ार तक चली जाती हूँ। पारुल का ये जवाब निर्मला जी को कुछ हजम नहीं हुआ और वो उसके ऊपर नज़र रखने लगीं। वो देख रही थी कि उनके टोकने के बावजूद भी उनकी बहू रोज़ 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। निर्मला जी को अपनी बहू पर शक होने लगा था कि तभी एक दिन निर्मला जी ने छिपकर पारुल का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि बहू पास वाले मैदान में पहुंच गई। वहां जाकर वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी का इंतज़ार करने लगी थी। निर्मला जी सोचने लगीं कि आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ के ही रहूँगी। आखिर ये रोज़ दोपहर में घर से बाहर आकर करती क्या है। इस तरह छिप छिपा कर आने की वजह से उन्हें यही लगता था कि ज़रूर उनकी बहू कुछ गलत काम कर रही होगी। निर्मला जी एक दीवार की आड़ में छिपकर बहू को देखने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद पारुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला जी ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो सामने से उसकी काम वाली बाई पुष्पा एक साइकिल को खींचते हुए पैदल ही चली आ रही थी। पुष्पा को देखते ही निर्मला जी ने मुंह बना लिया। पारुल आगे बढ़कर उसके पास गई और उससे कहने लगी कि देखो पुष्पा, तुम घबराना बिल्कुल भी मत। कल तुम एक बार गिर जरूर गई थी, लेकिन आज तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखना तुम जल्द ही साइकिल चलाना सीख जाओगी। तभी पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आपकी वजह से ही तो ये सब संभव हो पाया है। आप कितनी अच्छी हो, आपने खुद साइकिल खरीद कर दी मुझे और अब आप ही सिखा रही हो। मैं आपकी कोशिशों पर पानी नहीं फिरने दूंगी।
मैं जल्द ही साइकिल चलाना सीख जाऊंगी। पारुल ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब चलो जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पारुल उससे साइकिल चलाना सिखा रही थी। उस समय तो उन्होंने पारुल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस घर लौट आई। घर आकर वो गुस्से में तमतमाते हुए बहू के आने का इंतज़ार करने लगीं। 2 घंटे के बाद जब पारुल घर वापस आई तो निर्मला जी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, बहू, आज मुझे पता चल गया है कि तुम रोज़ रोज़ दोपहर में कहाँ जाती हो। ये सुनकर पारुल हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए अपनी सास की तरफ देखने लगी। निर्मला जी ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस नौकरानी से दूर रहा करो। भाई, हमारा भी कुछ स्टेटस है, ऐसे तुम कैसे नौकरानी के आगे पीछे घूमती रहती हो। माना कि तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी तुम गरीबी में ही डूबी रहो। तभी पारुल धीरे से बोली, मम्मी जी, इसीलिए मैंने आपको ये सब नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप नाराज़ हो जाएंगी। देखिए मम्मी जी, पुष्पा का घर हमारे घर से काफ़ी दूर है। शाम को काम ख़त्म करने के बाद घर जाते हुए उसे काफ़ी देर हो जाती है। सुबह भी कभी कभी अगर उसे देर हो जाती है आने में तो फिर हम लोगों को परेशानी होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उससे एक साइकिल खरीद कर दे देती हूँ। आप भी तो समाज सेवा के कार्य करती रहती हैं। अगर मैंने किसी गरीब की थोड़ी सी मदद कर दी तो इसमें दिक्कत क्या है। निर्मला जी गुस्से में बोली कि तुम्हें समाज सेवा करने का इतना ही शौक़ है तो फिर किसी संस्था में दान दे दो, फ़ोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालो, जैसे कि मैं करती हूँ। इसी तरह घर की नौकरानी के साथ इतना सारा समय बिताओगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा। पारुल ने धीरे से कहा, मम्मी जी, इज्जत का कुछ नहीं होगा। मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ। किसी गरीब की मदद करना अच्छी बात होती है। समाज सेवा के नाम पर हम संस्थाओं में दान करते हैं तो अपने आसपास के लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते। मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, बस आपको बुरा ना लगे इसीलिए आपको बताया नहीं। वैसे भी पुष्पा अब कुछ ही दिनों में साइकिल चलाना सीख जाएगी, फिर मुझे उसके पीछे इतना समय नहीं लगाना पड़ेगा। इतना कहकर पारुल अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि आज तो जितेंद्र के ऑफिस से आने के बाद मैं उसे सारी बात बताऊंगी। अब वही बहू को सीधे रास्ते पर ला सकता है। शाम को जब जितेंद्र घर वापस आया तो निर्मला जी ने उसे सारी बात बताते हुए कहा कि देख जितेंद्र, बहू से कह दे कि वो पुष्पा के साथ इतना ज़्यादा समय व्यतीत न किया करे। हमारी जान पहचान वाला कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि हमारी घर की बहू अपनी हैसियत के लोगों के साथ उठती बैठती नहीं है, बल्कि नौकरानी को सहेली बनाकर घूम रही है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि ऐसे गरीब घर की लड़की से शादी मत कर, लेकिन तू ही मेरी बात नहीं मानना और आजकल बहू रानी उस पुष्पा को साइकिल चलाना सिखा रही है। तो जितेंद्र कहने लगा, ओहो माँ, ये सब तुम क्या कह रही हो। पुष्पा गरीब है, ऐसे में अगर पारुल ने उसकी थोड़ी मदद भी कर दी तो इसमें कोई गलत नहीं है, बल्कि आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए जो वो आपकी ही तरह लोगों की भलाई का काम करती है। निर्मला जी जितेंद्र से भी नाराज़ हो गईं, लेकिन जितेंद्र ने माँ की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उठकर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला गया। पारुल भी अंदर से सब कुछ सुन रही थी। जितेंद्र के कमरे में आते ही वो अपने पति से लिपट गई और कहने लगी कि थैंक यू माँ के सामने आपने सही का साथ दिया, वरना बहुत से लोग तो बस
बड़ों का लिहाज करके उनकी गलत बात में भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। जितेंद्र ने पारुल के बालों को सहलाते हुए कहा कि मेरी बीबी कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही है। तो पारुल उसके सीने में सिर छिपाने लगी तो जितेंद्र ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा कि अब जरा इस पति की मदद भी कर दो। तो पारुल मुस्कुराते हुए बोली, अब आपको क्या मदद चाहिए? तो जितेंद्र छोटे बच्चों की तरह रूठते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी गोद में सर रख कर लेटना है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ये सुनकर पारुल खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी कि इस बच्चे को कहो कि वो रात होने का इंतज़ार करे, अभी मुझे किचन में बहुत सारा काम करना है। इतना कहकर वो खिलखिलाकर वहाँ से जाने लगी तो जितेंद्र ने उसकी कलाई पकड़कर खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में भरकर कहने लगा कि अभी अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें किचन में जाने की? पारुल उसकी आंखों में शरारत देखकर शर्म से गुलाबी हो उठी। जितेंद्र ने उसके माथे को चूम लिया और दोनों प्यार भरे पलों में खो से गए। तभी बाहर से निर्मला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, आज चाय मिलेगी या नहीं? तभी पारुल हड़बड़ाकर जितेंद्र की बाहों से निकलकर किचन की तरफ भाग गई। जितेंद्र मुस्कुराता हुआ उसे जाते हुए देखता ही रह गया। पारुल अपनी हंसी संभालते हुए किचन में पहुंची। अभी भी उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल रही थी। जितेंद्र उससे इतना प्यार करता था। पारुल हमेशा उसके प्यार में ही खोई रहती थी। फिर एक बार जितेंद्र अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसी समय पारुल के पिता का फ़ोन आया कि उसके माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पारुल अपनी सास को बताकर अपने मायके चली गई। उसका मायका 6 घंटे की दूरी पर था। निर्मला जी घर पर अकेली थी। पुष्पा घर का काम करने में लगी हुई थी। तभी निर्मला जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर से बाहर मदद लेने के लिए निकली, लेकिन बाहर दूर दूर तक कहीं कोई ऑटो भी नज़र नहीं आ रहा था और अगल बगल में ज़्यादा घर भी नहीं थे। बस एक बंगला था जिसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब तो पुष्पा घबरा गई कि कहीं निर्मला जी को कुछ हो ना जाए। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। तभी उसने सोचा कि वो खुद जाकर डॉक्टर साहब को लेकर आएगी। उसके पास किसी डॉक्टर का नंबर भी नहीं था, इसीलिए उसने अपनी साइकिल उठाई और निर्मला जी को आवाज़ लगाते हुए बोली कि मैडम जी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। निर्मला जी खिड़की से देख रही थीं। पुष्पा बड़ी फुर्ती से साइकिल पर बैठी और फटाफट पैडल मारते हुए आंखों से ओझल हो गई। निर्मला जी का पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो रहा था। उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी थीं। फिर 20 मिनट के अंदर ही डॉक्टर साहब अपनी कार से निर्मला जी के घर आ पहुँचे। पीछे पीछे पुष्पा भी अपनी साइकिल लेकर घर आ गई। डॉक्टर साहब ने सही समय पर निर्मला जी को इंजेक्शन देकर पुष्पा से कहा कि तुमने सही समय पर मुझे यहाँ बुला लिया, वरना इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। इनका बीपी बहुत हाई हो गया था। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। अब निर्मला जी को थोड़ा आराम मिल चुका था। उन्होंने डॉक्टर की फीस दी और पुष्पा को दवाइयों के लिए पैसे दिए। पुष्पा फिर से अपनी साइकिल लेकर दवाई लेने चली गई। आज उसे साइकिल से इतना सारा काम संभालते हुए देखकर निर्मला जी सोच रही थी कि अगर उनकी बहू ने पुष्पा को साइकिल खरीद कर न दी होती
और उसे साइकिल चलाना ना सिखाया होता तो शायद आज उनकी जान पर भी खतरा आ सकता था। आज वो समझ गई थी कि हमेशा स्वार्थी बनकर केवल अपने विकास के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो हमारे आसपास का समाज विकसित होगा और इससे कहीं ना कहीं हमें भी एक अच्छा माहौल मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं लोगों की मदद भी मिलेगी। जब निर्मला जी की बहू पारुल मायके से वापस आई तो निर्मला जी ने बहू को सारी बात बताते हुए कहा कि बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें छोटे लोगों की मदद करने से रोकती थी, लेकिन उस दिन पुष्पा के कारण ही मैं सही सलामत यहाँ खड़ी हूँ। अगर तुमने उसे साइकिल चलाना ना सिखाया होता तो वो इतनी भाग दौड़ कैसे कर पाती। अब मैं कभी भी तुम्हें लोगों की भलाई के काम करने से नहीं रोकूंगी। असली समाज सेवा तो अपने आसपास के लोगों की मदद करने से ही होती है। आज पारुल बहुत खुश थी कि उसकी सास अब उससे नाराज़ नहीं रहेंगी और उसे छोटे लोगों की मदद करने से भी नहीं रोकेंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।